गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं सतीश सोकल 12th साइंस की नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फिजिक्स की क्लास में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास में अनुप्रयोग नंबर सेकंड क्या है? अनंत रेखीय आवेशित तार अनंत रेखीय के कारण मीन्स अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। वेक्टर ए की आपको कैलकुलेशन निकालनी है, वेक्टर ए का फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले केवल आपको इतना बता रहा हूं कि ये अनंत रेखीय आवेशित तार क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अनंत रेखीय मीन्स ये एक सीधी रेखा के रूप में होता है, पहली बात। दूसरी बात, अनंत, इस चालक तार की लंबाई अत्यधिक ली जाती है। इस चालक तार की लंबाई जो ली जाती है वो अत्यधिक, बहुत ज्यादा ली जाती है। परिणाम स्वरूप इसे एक अनंत के रूप में डिफाइन करते हैं। एक्चुअली में आप जानते हैं कि किसी तार को अनंत बनाना एक प्रकार से इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम अनंत के रूप में लेने के लिए चालक की लंबाई को काफी अधिक ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ले लेते हैं। इसके बाद देखिए आवेशित तार, ये समरूप आवेशित तार होता है। तो हम इस तार को क्या करते हैं, प्लस का क्यू आवेश प्रदान करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे प्लस का स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं, जो इस तार की लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाता है। ऊपर से लेके जहां से लेके लास्ट तक आवेश फैल जाता है। तो हम इस प्रकार से मानते हैं कि ये इस प्रकार से, मान लीजिए इस पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हो जाता है। ये धनावेश है, काफी छोटे आपको दिखाई देंगे। ये धनावेश जो है, इनका आवेशों का वितरण हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं, क्योंकि आपको बताया हुआ कि ये जो वायर है वो एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, तो अनंत रेखीय आवेशित तार की लंबाई तो बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इस तार के एक हिस्से ए से लेके बी तक के बारे में अपने इसके अंदर विचार करते हैं। माना ए से बी तक की लंबाई जो है एल है, और सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए आवेश इसी एल लंबाई पर फैला हुआ है। हमारे द्वारा दिया गया आवेश इसी लंबाई एल पर फैला हुआ है। तो जब किसी चालक तार पर दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग फैलता है, तो आपको एक टॉपिक बता दिया गया है, कौन सा? रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है इकाई लंबाई पर दिया गया कुल आवेश। ये इस वायर के लिए काम करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व इस वायर के लिए कितना काम करेगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन एल। मुझे अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, इसका मान होता है क्यू बटे एल। ये कब आता है? जब आपके पास चालक एक रेखीय रूप में हो और आवेश उसकी लंबाई के ऊपर फैले, तब ये लिया जाता है। इस लाइन को अपने यहां से हटाएंगे। अब क्योंकि हम जैसा कि बार बार में पढ़ चुके हैं कि ये जो धनावेश है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है और हमें उसी की गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं P, एक बिंदु क्या ले लेते हैं? P, और P को इस तार से लंबवत दूरी पर मिला लेते हैं। तो माना ये बिंदु आ गया O, और O से बिंदु P की दूरी है वो मान लेते हैं हम दूरी R। O से बिंदु P की दूरी हमने कितनी मान ली? R। तो हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है एक सदिश राशि होती है। इसमें
परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस टॉपिक में, सबसे पहले आप परिमाण के बजाय आप विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। आप विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला पार्ट इसके अंदर, ये जो क्वेश्चन है आपका 2 पार्ट में होगा। पहले आप विद्युत क्षेत्र E की दिशा को ज्ञात करेंगे। करते हैं इसकी प्रोसेस स्टार्ट। देखिए ध्यान से बोर्ड पे, तो हमने ये एक अनंत रेखीय आवेशित तार लिया हुआ है जिसके हम AB हिस्से पर विचार कर लेते हैं। इस AB हिस्से की लंबाई L है और हमने इस चालक तार को Q आवेश दिया जो इसकी लंबाई पर एक समान रूप से फैल गया। परिणाम स्वरूप इस तार का रेखीय आवेश घनत्व, ये है जी रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर है जी Q/L। अब हमें इस तार के इस बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की पहले क्या ज्ञात करेंगे? दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम बिंदु O से समान दूरी पर 2 अल्पांश लेंगे। हम बिंदु O से समान दूरी पर 2 अल्पांश लेंगे। जितनी दूरी आप ऊपर की ओर रखेंगे उतनी ही दूरी आप लगभग उतनी ही दूरी नीचे रखेंगे। माना ये जो अल्पांश है, इनके ऊपर जो आवेश है वो है dq। आवेश कितना है? स्मॉल dq। तो इन आवेशों के कारण हम क्या करेंगे? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अगर आप इनको dq ना लिख के आप लिखें, या दोनों पे आवेश लिख के dq, और इसे आप फर्स्ट पार्ट नाम दे दें और इसे आप नाम दे दें सेकंड हिस्सा। ये अप हिस्सा है, ये सेकंड डाउन का हिस्सा है। तो आप लिखेंगे, और याद रखिएगा बिंदु O से ये दोनों और जो अल्पांश है वो एक समान दूरी पर है। ये जो दूरी है, ये वाली दूरी दोनों में एक समान है, ये दोनों में एक समान ली गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अल्पांश फर्स्ट नंबर अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। अल्पांश फर्स्ट के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। और आप देखेंगे कि जो अल्पांश फर्स्ट है उस पे धनावेश है, तो इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लीजिए E1 प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है? E1। क्योंकि ये धनावेश है और आप बार बार में पढ़ चुके हो कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जाती है, तो ये आपकी तीव्रता कहां चली जाएगी? बाहर की ओर। ये तीव्रता आएगी जी E1। उसी प्रकार से आप अल्पांश सेकंड को लेंगे। सेकंड के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालोगे, सेकंड के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालोगे, तो वो कितनी आएगी जी? E2। और क्योंकि आप जानते हो कि ये धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाती है बाहर की ओर, तो आप इसे सीधा बाहर की ओर खींच देंगे। ये तीव्रता आ गई E2। अब देखिए यहां से सबसे पहली बात, बिंदु O कौन सा है? मध्य बिंदु है। दोनों अल्पांशों के मध्य में बिंदु है। दोनों अल्पांश इक्वल दूरी पर है, दोनों समान अल्पांश है, दोनों अल्पांश भी समान है और दोनों के ऊपर आवेश भी समान है। इट मींस ये ऊपर वाला अल्पांश जितनी तीव्रता लगा रहा है, नीचे वाला अल्पांश भी उतनी ही तीव्रता लगाया, क्योंकि दोनों पर आवेश की मात्रा एक समान है। तो आपने जो E1 और E2 जो तीव्रता निकाली है, ये E1 और ये E2 तीव्रता, ये एक्चुअली में तो दोनों हिस्से बराबर है, परंतु ये हिस्से ना तो ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ना ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तब हम इन हिस्सों का जोड़ या घटाव करने के लिए हम इन हिस्सों को इनके घटकों में विभाजित करेंगे, इनको इनके घटक में बांटेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें एक एक्स अक्ष चाहिए और एक क्या चाहिए? वाई अक्ष। तो हम क्या करेंगे? इसी लाइन को डायरेक्ट आगे लिखते हैं। ये आपका काम करेगा एक्स अक्ष की ओर और
एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर हम एक ये लाइन खींच देंगे तो ये आपके पास में काम करेगा वाई अक्ष के अकॉर्डिंग। और यहां पर मानते हैं कि मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी आपका कितना माना जाएगा, थीटा माना जाएगा। अब आप E2 और E1 को इनके घटक में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम E2 को डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे जब हम घटक डालेंगे तो E2 का एक्स अक्ष पे जो घटक होगा वो काम करेगा E2 कोस थीटा। ये जो घटक होगा E2 कोस थीटा होगा, क्योंकि थीटा एंगल इसके साथ बना हुआ है। दोबारा देखिएगा, ये जो घटक है ये होगा E2 कोस थीटा। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, E2 का आप y अक्ष पे जब आप लंब डालोगे तो ये आपका घटक आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ थीटा एंगल नहीं है, इसलिए ये जो घटक होगा वो कहलाएगा E2 साइन थीटा। उसी प्रकार से आप E1 के घटक डालेंगे, तो E1 से आप लंब डालोगे x अक्ष पे, तो आपका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा E1 cos थीटा। उसी प्रकार से आप यहां पर लंब डालेंगे तो ये आपका कहलाएगा E1 sin थीटा। तो आप देखेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 आर इक्वल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 दोनों समान थे। तो जब ये दोनों समान होंगे तो इनके दोनों के क्षैतिज घटक भी एक दूसरे के समान होंगे और इन दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक भी एक दूसरे के समान होंगे। तो जब क्षैतिज घटक एक दूसरे के समान होंगे और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के समान होंगे, तो आप देखेंगे कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्षैतिज घटक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे। तथा आपने देखा कि ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल जो पार्ट है E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, ये एक दूसरे के वैल्यू में इक्वल है। ऊर्ध्वाधर घटक आपस में समान होंगे बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो आपके विद्युत क्षेत्र, जो रिजल्टेड जो विद्युत क्षेत्र आया, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया, वो किसके अकॉर्डिंग आया, एक्स अक्ष की दिशा में आया। मींस क्षैतिज घटकों के जोड़ के रूप में प्राप्त हुआ। तो उसकी दिशा भी कहां प्राप्त होगी, एक्स अक्ष की दिशा में। और एक्स अक्ष की दिशा वास्तव में कौन सी दिशा है, आर की दिशा। मींस आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा प्राप्त होगी वो आर कैप की दिशा में प्राप्त होगी, एक्स अक्ष के ऊपर प्राप्त होगी, तथा आपको इन क्षैतिज घटकों के जोड़ के बराबर होगी। तो हमने इस टॉपिक का आधा हिस्सा विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली, जो कि हमें क्षैतिज दिशा एक्स अक्ष के ऊपर आर कैप की दिशा में प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। इसी टॉपिक का नेक्स्ट अगला वीडियो, इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट हाफ अगला वीडियो है, उसमें हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।